हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल डी यूनिट 24, जिसमें हम लोग जो हमारा बेसिल 2 का पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पर्पस ऑफ पिलर 3 क्या है। पर्पस ऑफ पिलर 3 जो है फ्रेंड्स, वो मेनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है बैंकों के लिए, ताकि बैंकों का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके और उनकी जो मार्केट कंडीशन है उसके बारे में उनको सही से असेसमेंट वो कर सके, उसके जो भी की इन्फॉर्मेशंस हैं, और उसके बेसिस पे वो ये डिसीजन कर सके कि उनको जो है बैंक के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकते हैं। तो मेनली जो हमारा पिलर 3 है उसका पर्पस यही है कि बैंकों के इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करना, जिसके बेसिस पे जो भी मार्केट इन्वेस्टर्स हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस बैंक के बारे में कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ले सकें। तो जो पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन है उसका स्कोप और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो डिस्क्लोजर होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों होता है, और ये हर साल के जो है एंड ऑफ द मार्च एवरी ईयर, जिसको कि हम लोग एनुअल क्लोजिंग भी बोलते हैं, उस समय ये किया जाता है। और इसको जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है बैंकों का उसके साथ इसको डिस्क्लोज किया जाता है। बैंक जो है इसको अपने एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करते हैं और साथ साथ उनके जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट है वहाँ पे भी इसको अपलोड करते हैं। तो जो भी बैंक जिनका कैपिटल फंड जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है वो ये डिस्क्लोजर जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में करते हैं, और उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे एट एंड ऑफ सितंबर ईच ईयर, माने हर साल के सितंबर मंथ में वो इसको डिस्क्लोज करते हैं जिनका कैपिटल फंड जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। फिर वैसे बैंक जिनका कैपिटल फंड 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो इसका डिस्क्लोजर क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं अपने रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे फ्रेंड्स जो बैंक होती है उसको मिनिमम 3 इयर्स का जो उनका डिस्क्लोजर्स है वो अवेलेबल रखना होता है। तो इसमें स्कोप में जो है मेन पॉइंट्स है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी बैंकों का डिस्क्लोजर होता है वो वैलिडेट होना चाहिए। उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो जनरली जो है ऑडिटेड होता है, और उनके जो ऑडिटर होते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं होते, इंटरनल ऑडिटर के थ्रू उसको ऑडिट किया जाता है। और अभी प्रेजेंटली जो है पिलर 3 में कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक कि उसका कोई स्पेसिफाइड कोई रीज़न ना हो तब तक। फिर नेक्स्ट जो है वो है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है कि बैंकों को अपने जो डिस्क्लोजर्स हैं उसमें क्या उनको डिस्क्लोज करना है, क्या बताना है, कितना बताना है, उसमें कोई भी ओमिशन या जो मिस स्टेटमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग है उनका असेसमेंट को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से बैंकों को ये पहले ही डिसाइड करना है कि उनको जो भी डिस्क्लोज करना है वो मटेरियलिटी कंसेप्ट पे जो है वो बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। बैंकों का जो भी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बैंकों को डिस्क्लोज नहीं करना होता है, जिससे कि बैंक के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको शेयर ना कर पाएँ, और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बैंक को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो कस्टमर होते हैं उनका जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इस तरीके का डेटा जो है वो बैंक को डिस्क्लोज नहीं करना होता है। फिर है जनरल डिस्क्लोज प्रिंसिपल। जनरल डिस्क्लोज प्रिंसिपल जो है ये डिस्क्लोजर पॉलिसी जो है वो अप्रूव होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और बैंक का जो अप्रोच होना चाहिए कि उनको क्या डिस्क्लोज करना है, कितना डिस्क्लोज करना है, कब डिस्क्लोज करना है, उसके ऊपर उनका जो इंटरनल कंट्रोल है वो होना चाहिए। फ्रेंड जो पिलर 3 है, पिलर 3 में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स होते हैं उनमें मेनली जो है वो 13 एरियाज हैं। तो कौन कौन से हैं वो 13 एरिया। पहला है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो पिलर 3 का स्कोप है वो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो ये फ्रेंड्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए ही होता है। फिर बैंकों का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी कितनी होनी चाहिए। क्रेडिट रिस्क में जनरल डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोज करना होता है बैंकों को, और डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियोज, यानी पोर्टफोलियोज वाइज जो डिस्क्लोजर होता है वो बैंक करेगी अंडर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि बैंक में जो है क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच जो है वो यूज़ होता है।
उसके बाद जो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर है वो IRB अप्रोच में भी बैंकों को डिस्क्लोज करना होता है। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के लिए डिस्क्लोजर स्टैंडर्डाइज्ड और IRB अप्रोच दोनों के बेसिस पे होना चाहिए। सिक्योरिटाइजेशन जो SPV के थ्रू जो बैंक सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन करती है उसको भी डिस्क्लोज करना होता है बैंक को स्टैंडर्डाइज्ड एंड IRB अप्रोच के इसमें। फिर है मार्केट रिस्क में स्टैंडर्डाइज अप्रोच के मेथड से उसको डिस्क्लोज करना है बैंकों को। उसके बाद इंटरनल मॉडल अप्रोच में भी डिस्क्लोज करना है। ऑपरेशनल रिस्क जितना है बैंकों का वो भी बैंकों को डिस्क्लोज करना होता है। बैंकों की इक्विटीज़ कितनी है, उनका बैंकिंग बुक में क्या पोजीशन है वो डिस्क्लोज करना है। और इंटरनल ये इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा फ्रेंड, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क बैंकिंग बुक में कितना है ये भी बैंकों को डिस्क्लोज करना होता है। तो फ्रेंड ये चैप्टर जो है ये काफ़ी छोटा है, इसमें अभी कोई है नहीं कुछ, हमने ऑलरेडी इसको अपना जो हमारा मॉड्यूल भी था उसमें हमने किया था डिटेल में। ये चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। तो मेनली इसमें जो है वैलिडेशन, मटेरियलिटी और प्रोप्राइटी एंड कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन जो है वो क्या क्या पिलर 3 में है वो है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।